नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप वन सेंट्रल पार्क के बारे में जानते हैं? वन सेंट्रल पार्क ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सिडनी उपनगर चिपेंडेल में स्थित एक मिश्रित उपयोग वाली दोहरी ऊंची इमारत है। फ्रेजर प्रॉपर्टी और सेकिसुई हाउस के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित। इसका निर्माण BE6 समूह की सहायक कंपनी वॉटपैक द्वारा सेंट्रल पार्क शहरी नवीनीकरण परियोजना के पहले चरण के रूप में किया गया था। टावरों के आधार पर 6 स्तर के खुदरा शॉपिंग सेंटर के अलावा इमारतों में 2 आवासीय अपार्टमेंट टावर, एक पूर्व और पश्चिम टावर शामिल है। 2013 में वन सेंट्रल पार्क को ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा 5 स्टार ग्रीन स्टार मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल डिजाइन V1 प्रमाणित रेटिंग से सम्मानित किया गया, जिससे यह सबसे बड़ा बहुआवासीय भवन बन गया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पद नाम प्राप्त करने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करना पड़ा। पूर्व में कार्ल्टन और यूनाइटेड ब्रुअरीज के कब्जे में सेंट्रल पार्क की साइट को सिंगापुर के डेवलपर फ्रेजर प्रॉपर्टी ने 2007 में $208 मिलियन में खरीदा था। उस समय अधिग्रहण पर टिप्पणी करते हुए फ्रेजर प्रॉपर्टी के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर स्टैनली क्यूक ने कहा, हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा गांव बनाया जाए जिसमें लोग काम कर सके और उसमें खेल भी सके। यह उन लोगों के लिए है जो ग्लीबे में रहना चाहते हैं लेकिन ग्लीबे की कीमतों को वहन नहीं कर सकते। न्यू साउथ वेल्स के राजनीतिक माहौल में बदलाव का मतलब था कि राज्य सरकार को राज्य महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में समझने जाने वाले विकास के लिए स्थानीय परिषदों पर अनुमोदन अधिकार दिया गया था। वन सेंट्रल पार्क के पूरा होने के साथ सेंट्रल पार्क परिसर का विकास अपनी $2 बिलियन शहरी ग्राम योजना के अगले चरणों में चला गया। इसका समापन 2013 से 2014 में पार्क लेन के निर्माण और 2014 में द मार्ग वन सेंट्रल पार्क के साथ साथ 2015 में छात्र आवास सुविधाओं के प्रावधान में हुआ। सेंट्रल पार्क परियोजना का अगला आवासीय चरण कॉर्नर है। 21 फरवरी 2014 को सेकिसुई हाउस के साथ फ्रेजर प्रॉपर्टी ने एक मीडिया विज्ञप्ति जारी की जिसमें घोषणा की गई कि सेंट्रल पार्क ने $1 बिलियन के अपार्टमेंट बेचे थे। ऑस्ट्रेलियाई निर्माण, नागरिक और खनन कंपनी BESIX सहायक वॉटपैक द्वारा निर्मित वन सेंट्रल पार्क एक 2 टावर परिसर है जो बड़े सेंट्रल पार्क परिसर का हिस्सा है। सेंट्रल पार्क परिसर जो केवल 6 हेक्टेयर से कम भूमि पर स्थित है, इसको लगभग 2,35,000 वर्ग मीटर आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा स्थान के विकास की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रारंभिक परियोजना पूर्वानुमानों में अनुमान लगाया गया था कि 3 से 10 वर्षों में लगभग 2,200 आवासीय अपार्टमेंट और 900 छात्र आवासों का निर्माण किया जाएगा। एक सेंट्रल पार्क परिसर के उत्तरी पूर्वी कोने पर स्थित है, जिसमें कुल क्षेत्रफल 6,060 वर्ग मीटर है। भवन स्वयं 4 जमीनी स्तर से नीचे और 34 भूतल के ऊपर से बना है। 625 कार पार्किंग रिक्त स्थान के अलावा 623 अपार्टमेंट के विन्यास की अनुमति देता है। जब इमारत के आधार से उसके उच्चतम बिंदु तक मापा जाता है तो वन सेंट्रल पार्क की ऊंचाई 117 मीटर होती है। टावरों के तल पर एक स्वाभाविक रूप से प्रकाशित 6 स्तरीय खुदरा क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फैशन, प्रौद्योगिकी, आकस्मिक भोजन, रेस्तरां और मनोरंजन आउटलेट शामिल है। इस टावर की खास विशेषता यह है कि यह आपको पेड़ पौधों से भरपूर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर 85,000 अग्रभाग वाले पौधे वन सेंट्रल पार्क के ऊर्ध्वाधर उद्यान बनाते हैं। विदेशी और ऑस्ट्रेलियाई दोनों प्रकार के देशी पौधों को जीवित दीवार बनाने के लिए शामिल किया गया है, जो प्रसिद्ध प्रजातियों से लेकर दुर्लभ माने जाने वाली प्रजातियों तक है। कुल मिलाकर इमारत में ऑस्ट्रेलियाई पौधों और फूलों की 250 से अधिक प्रजातियां हैं।
ऊर्ध्वाधर उद्यानों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण ब्लैंक का आग्रह था कि पौधे को बढ़ाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते उनके पास संलग्न करने के लिए कुछ तो है। प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों को यांत्रिक रूप से पौधों में फैलाया जाता है ताकि उनके विकास और अस्तित्व को प्रोत्साहित किया जा सके। ऊर्ध्वाधर उद्यान को बिना मिट्टी के दीवार से लटकाने से भवन की संरचनात्मक अखंडता से समझौता किए बिना पौधों का विकास संभव है। तो दोस्तों, यह खूबसूरत सा इमारत पौधों से घिरा हुआ है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है ना दोस्तों। दूसरा, दोस्तों क्या आप पार्क रॉयल कलेक्शन पिकरिंग के बारे में जानते हैं? यह सिंगापुर पूर्व में पिकरिंग पर पार्क रॉयल के रूप में स्थित है। यह एक होटल इन एक गार्डन है जिसमें 15,000 मीटर ऊंचे सीढ़ीदार बगीचे हैं। जी हाँ दोस्तों, होटल को सिंगापुर स्थित आर्किटेक्चर फर्म WOHA द्वारा डिजाइन किया गया था। एक होटल इन ए गार्डन बनने के लिए डिजाइन किया गया। पार्क रॉयल ऑन पिकरिंग में व्यापक हरियाली है जिसमें हरी दीवारें, पानी की विशेषताएं और 15,000 वर्ग मीटर की स्काई गार्डन शामिल है। होटल के स्काई गार्डन आत्मनिर्भर है और सौर सेल, मोशन सेंसर, वर्षा जल संचयन और पुनः प्राप्त पानी के उपयोग के माध्यम से न्यूनतम ऊर्जा की खपत करते हैं। पिकरिंग पर पार्क रॉयल में 367 कमरे और सूट हैं। होटल की 5वीं मंजिल एक दिन के स्पा, फिटनेस सेंटर, इन्फिनिटी पूल और बगीचे के साथ एक वेलनेस फ्लोर है। होटल में एक रेस्तरां और बार भी है जिसे लाइम कहा जाता है। तीसरा, दोस्तों क्या कोई आदमी अचानक से महिला में बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, जिस आदमी ने सोचा कि उसे मूत्र संबंधी समस्या है, उसे पता चला कि उसके पास अंडाशय और गर्भाशय भी है। जी हाँ दोस्तों, 33 साल तक एक आदमी के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति को यह पता चला कि उसके नियमित पेट में दर्द और उसके पेशाब में खून मासिक धर्म के कारण होता है। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह नर और मादा दोनों प्रजनन अंगों के साथ पैदा हुआ था। एक चीनी व्यक्ति जो सालों तक अपने पेशाब में खून आने और नियमित पेट दर्द का अनुभव करने के बाद डॉक्टर के पास गया, यह जानकर हैरान रह गया कि उसके अंडाशय और गर्भाशय है। चेन ली, जिसका नाम उसकी पहचान की रक्षा के लिए बदल दिया गया, जिसकी पहचान 33 साल से एक पुरुष के रूप में की गई थी। उन्हें डॉक्टर को क्रोमोसोमिक परीक्षण के बाद बताया कि वह जैविक रूप से महिला है। ली दक्षिण पश्चिम से चीन के सिचुआन प्रांत में यौवन के दौरान अपने अनियमित पेशाब को ठीक करने के लिए एक ऑपरेशन किया। उसके बाद से उन्हें पेशाब में खून और पेट में तकलीफ होने लगी। जब उनका पेट दर्द 4 घंटे से अधिक समय तक रहा तो एक डॉक्टर ने उन्हें एपेंडिसाइटिस का निदान किया। ली की इलाज दिया गया, हालांकि लक्षण जारी रहे। पिछले साल एक चेकअप के दौरान उन्हें पता चला था कि ली में महिला सेक्स क्रोमोसोम थे। एक अन्य मेडिकल जांच से पता चला कि उनके पास गर्भाशय और अंडाशय सहित महिला प्रजनन अंग भी थे। पुरुष सेक्स हार्मोन एंड्रोजन के उनके स्तर औसतन से नीचे थे, जबकि महिला सेक्स हार्मोन डिम्बग्रंथि गतिविधि के स्तर सब स्वस्थ वयस्क महिलाओं में पाए गए लोगों के बराबर थे। अंततः यह पता चला कि ली का जन्म हुआ था इंटरसेक्स, नर और मादा दोनों प्रजनन अंगों के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पेशाब में खून और पेट में दर्द मासिक धर्म के कारण हुआ था। ली के लिए यह खोज परेशान करने वाली थी कि उन्होंने अपनी मादा प्रजनन अंगों को हटाने का फैसला किया। पिछले महीने एक विशेषज्ञ अस्पताल में उनकी 3 घंटे की सर्जरी हुई। सर्जन लुओ शिपिंग ने कहा कि रोगी जल्द से आराम से था और उसका आत्मविश्वास बहाल हो गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दवा के हवाले से कहा, इस बिंदु से वह एक आदमी के रूप में अपना जीवन जी सकता है, लेकिन वह प्रजनन नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंडकोश शुक्राणु पैदा नहीं कर सकते। लुओ ने कहा कि इस स्थिति का अक्सर किसी को किशोरावस्था में ही पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस स्थिति का किसी के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन इसे मनोवैज्ञानिक आघात होता है। चीन में एक 25 वर्षीय महिला को टखने की चोट के साथ डॉक्टर के पास जाने के बाद पुरुष गुणसूत्रों के साथ पैदा हुआ पाया गया था। उसने स्वीकार किया कि उसे कभी भी माहवारी नहीं हुई है और उसने इस तथ्य को शर्मिंदगी से छुपाया था।
दोस्तों, ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो चलिए चौथे जानकारी की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्या आपने वीवी परी के बारे में सुना है? ये कोई परी नहीं है, यह एक प्रोसेस है। क्या आपने कभी स्ट्रॉबेरी के फलों से पत्तियां उगते हुए देखा है? इसे वीवी परी कहते हैं। वीवी परी, जिसे फाइलोडी के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जो तब होती है जब बीज के भीतर का भ्रूण बीज के आवरण में से टूट जाता है, जबकि अभी भी मूल पौधों से जुड़ा होता है। जीवंतता का अर्थ है जीवित जन्म देना। स्तनधारियों के लिए जीवंतता सामान्य है, लेकिन जब स्ट्रॉबेरी और अन्य पौधे ऐसा करते हैं तो ये अजीब सा लगता है। जब स्ट्रॉबेरी वीवी परी का प्रदर्शन करना शुरू करते हैं तो सतह पर छोटे काले बीज होते हैं, जिनमें अचेनस कहा जाता है। वास्तव में अंकुरित पत्ते हैं। ये फजी स्ट्रॉबेरी अभी भी खाने योग्य है, लेकिन छोटी पत्तियों का स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता। अपने सभी दोस्तों और पड़ोसियों के इसे दिखाने के बाद आप वीवी पेरस स्ट्रॉबेरी लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भाग्य नहीं होगा। स्ट्रॉबेरी के बीज जो जीवंत रूप से विकसित होते हैं, आमतौर पर कोई जड़ विकसित नहीं होती है। स्ट्रॉबेरी में वीवी परी दुर्लभ है, जबकि अन्य पौधों में वीवी परी फाइटोप्लाज्म के कारण होता है। बैक्टीरिया जैसे परजीवी और लीफ हॉपर द्वारा किए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी में शारीरिक क्षति अपराधी है यदि यह क्षति उन धावकों में होती है जिन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है या सर्दियों के दौरान ठंडे तापमान के अधीन किया जाता है। तो सर्दियों में अपने स्ट्रॉबेरी के पौधों की रक्षा करें और गर्मियों में उन सुस्वादु फलों का आनंद लें जिनमें छोटे पत्ते लगे होते हैं। पांचवा, दोस्तों, क्या आप सेंट जॉन लेट्रॉन का आर्क बेसिलिका चर्च के बारे में जानते हैं? The Ark Basilica Cathedral of the Most Holy Savior and of Saints John the Baptist and John the Evangelist in the Lateran के रूप में भी जाना जाता है। इसे रोम शहर में रोम के सूबा का गिरजाघर चर्च है और रोम के बिशप पोप की सीट के रूप में कार्य करता है। आर्क बेसिलिका वेटिकन सिटी के बाहर स्थित है। यह उचित है जो उत्तर पश्चिम में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर भी होली सी के गुणों के रूप में आर्क बेसिलिका और उसके आसपास की इमारतों को इटली से एक अलौकिक स्थिति का आनंद मिलता है, जो 1929 के लैटरन संधि के शर्तों के अनुसार है। दोस्तों, इसमें एक इतनी ऊंची चर्च 4 प्रमुख पोप बेसिलिका की सबसे पुरानी और उच्चतम रैंकिंग है और साथ ही रोम के साथ तीर्थ चर्चों में से एक है जिसमें आर्क बेसिलिका का अनूठा शीर्षक है। 324 में स्थापित यह रोम शहर का सबसे पुराना सार्वजनिक चर्च है और पश्चिमी दुनिया का सबसे पुराना बेसिलिका है। इसमें रोमन बिशप का गिरजाघर है और इसे रोमन कैथोलिक विश्वासियों की विश्वव्यापी मदर चर्च की उपाधि दी गई है। मध्य युग के दौरान इमारत खराब हो गई और 14वीं शताब्दी में 2 आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 16वीं शताब्दी के अंत में पोप सिक्सटस वी के शासनकाल के दौरान इसे फिर से बनाया गया था। नई संरचना के इंटीरियर को 17वीं शताब्दी के अंत में पुनर्निर्मित किया गया था और इसका अग्रभाग 735 में पोप क्लेमेंट के तहत पूरा हुआ था। दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि इसमें इतना बड़ा दरवाज़ा है जो 2000 सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है और यह दरवाज़ा इतनी अच्छी तरह से बैलेंस किया गया है कि इसे सिर्फ एक इंसान ही खोल सकता है और बंद कर सकता है। इसमें पोप सिक्सटस वी के एक निश्चित कार्यक्रम से पहले आर्क बेसिलिका के पुनर्निर्माण के कई प्रयास किए गए थे। सिक्सटस वी ने अपने पसंदीदा वास्तुकार डोमिनिको फोंटाना को परियोजना के अधिकांश पर्यवेक्षण के लिए काम पर रखा। मूल लैटरन पैलेस को ध्वस्त कर दिया गया और एक नए भवन के साथ बदल दिया गया। लैटरन पैलेस के सामने चौक पर सैन जियोवनी एडोलोरोटा अस्पताल और दुनिया में सबसे बड़ा प्राचीन मिस्र का ओबेलिस्क है, जिसे लैटन ओबेलिस्क के नाम से जाना जाता है। इसका वजन अनुमानित 455 टन है। इसे मिस्र के फिरौन थुटमोस द्वारा कमीशन किया गया था।
तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, आप किस तरह के टॉपिक्स पे फैक्ट्स चाहते हैं, आप उसे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।